वाह, वह वीडियो कमाल का था। हाँ, तो सभी का लाइटकॉइन समिट 2025 में स्वागत है। कौन यहाँ था या नेशविल में लाइटकॉइन समिट 2025 के लिए था? क्या आपको याद है कि मैंने एक फायर साइड चैट की थी पीटर मैककॉर्मिक के साथ? मैंने फायर साइड चैट इसलिए की थी क्योंकि मैं भाषण लिखना नहीं चाहता था, क्योंकि भाषण लिखना वाकई बहुत मुश्किल है। और भाषण देना भी फायर साइड चैट के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा नर्वस कर देने वाला होता है। तो हाल ही में मैं काफ़ी फायर साइड चैट्स कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत आसान होती हैं। लेकिन मैंने सोचा कि इस साल मैं एक भाषण देना चाहता हूँ, है ना? मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। लेकिन पिछले 14 सालों में मैंने सैकड़ों इंटरव्यू किए हैं और मूल रूप से हर उस चीज़ के बारे में बात की है जो मैं सोच सकता हूँ। अब किसी नई चीज़ के बारे में बात करना मुश्किल हो गया है। तो मैंने बहुत सोचा कि किस बारे में बात करूँ। और मेरा मतलब है, मैं आंकड़ों के बारे में बात कर सकता हूँ। जैसे कुछ साल पहले मेरा पूरा भाषण लाइटकॉइन के आंकड़ों के बारे में था कि कैसे हैश रेट बढ़ा है, जैसे सभी ग्राफ और सभी आंकड़े ऊपर की ओर जा रहे थे, है ना? लेकिन मैं आपको आंकड़ों से बोर नहीं करना चाहता। मैं दूसरों को आंकड़ों के बारे में बात करने दूंगा। मैं ये भी बता सकता हूँ कि पिछले साल में कितनी रोमांचक चीज़ें हुई हैं, है ना? सारी शानदार चीज़ें जो लोग लाइटकॉइन पे बना रहे हैं, और ईटीएफ भी। असल में मुझे उम्मीद थी कि ईटीएफ अब तक लॉन्च हो चुका होगा और मैं यहाँ आकर आपसे ईटीएफ के बारे में और उसकी शानदारियत के बारे में बात कर रहा होता। दुर्भाग्यवश इसमें देरी हो गई। मुझे लगता है कि इसकी उम्मीद थी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा। और हम बिटपे के आंकड़ों के बारे में भी बात कर सकते हैं कि हम बिटपे पर नंबर 1 रहे हैं। लोग 2024 की शुरुआत से लेकर अब तक लाइटकॉइन का भुगतान के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये लगभग 15 क्या है 16-17 महीने, ये वाकई काबिल तारीफ़ है। लेकिन मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं असल में जिस बारे में बात करना चाहता हूँ वह है लाइटकॉइन की बुनियादी बातें, लाइटकॉइन के पहले सिद्धांत, जैसे कि लाइटकॉइन है क्या, है ना? मेरा मतलब है लोग क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं। असल में बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं। ये सब शायद वे मीम कॉइन्स में रुचि रखते हैं, है ना? इसी तरह वे क्रिप्टो करेंसी में आए, या फिर वे नंबर ग्रो अप टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं। यहाँ कौन कौन नंबर ग्रो अप टेक्नोलॉजी के लिए आया है? और आप में से ज़्यादातर लोग हैं, लेकिन आप जैसे कि कहने में थोड़ा डर रहे हैं। और ये ठीक है ना? ये बिल्कुल ठीक है। मेरा मतलब है हम, और जो चीज़, यही वो चीज़ है जो लोगों को क्रिप्टो करेंसी के लिए उत्साहित करती है। लेकिन जो असल में लोगों को क्रिप्टो करेंसी में टिकाए रखती है वह कुछ और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना? हम दुनिया को बदल रहे हैं, है ना? और हम ये कैसे कर रहे हैं? तो असल में लाइटकॉइन क्या है ना? तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे हिसाब से लाइटकॉइन की सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, और आप लोगों की अलग अलग राय हो सकती है और होगी भी, और ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात लाइटकॉइन के बारे में, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक यह है, और यह बिटकॉइन और बहुत सारी अन्य क्रिप्टो करेंसी पर लागू होता है। क्या ये वास्तव में पैसे की तरह विकसित हुआ है ना? यह पैसे का एक बेहतर रूप है। और असल में पैसा क्या है ना? पैसा है, अगर आप सोचें तो पैसा इसीलिए बनाया गया था कि वह काम को, ऊर्जा को संचित कर सके, है ना? ये एक तरह का तरीका है। उदाहरण के लिए, जैसे कि पहले ऐसा होता था कि अगर मैं हम चीज़ों का आदान प्रदान कर सकते हैं, है ना? मैं तुम्हारा लॉन काट सकता हूँ और तुम मेरा लॉन काट सकते हो, और ये बराबर का सौदा है। लेकिन अगर मेरा लॉन काटने की ज़रूरत है और तुम्हारे लॉन को नहीं, या जो भी हो, उस समय कोई बराबर का सौदा नहीं हो सकता, तो हम उस काम को संचित करने के लिए पैसे का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक तरह से प्रूफ ऑफ वर्क जैसा है ना? मैं तुम्हारा लॉन काटता हूँ, तुम मुझे $10 देते हो, और वह उस किए गए काम का प्रमाण है जिसे मैं बाद में खर्च कर सकता हूँ, चाहे तुम्हें मेरा लॉन काटने के लिए कहूँ या कुछ और खरीदने के लिए, है ना? और ये एक सेवा जैसा है। लेकिन वस्तुएं उसी का विस्तार हैं, है ना? अगर मैं तुम्हें एक अंडा बेचता हूँ तो वह उस काम का प्रमाण है जो मैंने मुर्गी पालने, अंडा दिलवाने और फिर अंडा बेचने में लगाया, है ना? तो सब कुछ आखिरकार ऊर्जा, काम और उसे संचित करने पर आकर टिकता है।
तो आप पैसे को एक बैटरी की तरह सोच सकते हैं, है ना। आप बस बैटरी में ऊर्जा संचित कर रहे हैं और फिर बाद में उसे चीज़ें खरीदने, वस्तुएं और सेवाएं खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हाँ, लेकिन अच्छा पैसा वही है जिसमें आप जो कुछ भी संचित करते हैं वह भविष्य में भी अपनी कीमत बनाए रखता है ना। इसका मतलब ये है कि आपकी मेहनत की कमाई जो आपने बचत के रूप में रखी है वह समय के साथ अपनी असली कीमत नहीं खोती। तो ये बहुत बुरा है अगर मैं आपको कुछ $10 में बेचूं और बाद में जब मैं वही चीज़ खरीदना चाहूँ तो उसकी कीमत $15 हो जाए, है ना। सोचिए, आपने जो चीज़ बेची थी वही अब महंगी हो गई है और आपको उसे वापस पाने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये निश्चित रूप से आपके लिए नुकसान की बात है। वो वाकई में बहुत ख़राब है और आज हम यही देख रहे हैं, है ना। तो जो हम असल में चाहते हैं वो है क्रय शक्ति को बनाए रखना, और मेरे लिए यही लाइटकॉइन, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का असली मकसद है। ये क्रय शक्ति बनाए रखने के बारे में है। लोग लाइटकॉइन में निवेश करते हैं और अगर इसकी कीमत बढ़ती है तो वे पैसा कमाते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे नहीं देखता, है ना। ये ऐसा नहीं है। लाइटकॉइन असल में कोई निवेश नहीं है। यह मेरे लिए मूल्य को संचित करने का एक तरीका है जो समय के साथ अपनी कीमत बनाए रखेगा। और आज के समय में फिएट करेंसी के साथ ऐसा नहीं है, और इसका मुख्य कारण यह है कि सरकार बहुत सारा पैसा छापती है ना। तो वे मुद्रा का अवमूल्यन कर देते हैं जिससे आपकी क्रय शक्ति समय के साथ धीरे धीरे कम हो जाती है, और यह सचमुच बहुत ही बुरा और चिंताजनक स्थिति है। यह स्थिति वाकई में चिंता का विषय है और हमेशा ऐसा नहीं था, लेकिन हाल ही के 100 वर्षों में ऐसा ही हो रहा है। और इसका नतीजा ये होता है कि अगर आप अपना पैसा अपने गद्दे के नीचे रख देते हैं तो वह समय के साथ बेकार हो जाता है, तो आपको मजबूरी में निवेश करना पड़ता है। मेरा मतलब है, यह अगर आप सोचें तो असल में अपने पैसे का निवेश करना क्या मायने रखता है। आपको क्यों पैसे को किस तरह आपको निवेश करके और अधिक पैसा क्यों कमाना चाहिए, है ना। आप अपनी ऊर्जा को संचित कर रहे हैं, आपको बस इसे इस्तेमाल करने में सक्षम होना चाहिए। आपको किसी चीज़ में निवेश करके और अधिक ऊर्जा नहीं बना लेनी चाहिए। ये एक तरह से ज़ीरो सम गेम है ना। तो वह अतिरिक्त पैसा कहाँ से आ रहा है? ये तो बस सरकार द्वारा और अधिक पैसा छापने से आता है। तो हम जो करना चाहते हैं वह इसे बदलना है ना। हम ऐसा पैसा चाहते हैं जो वास्तव में काम करे, जिसकी क्रय शक्ति बनी रहे, और यही लाइटकॉइन है। तो एक बार इस बारे में थोड़ा सोचिए या फिर समझिए। हाँ, तो दूसरी बात जो मेरे लिए लाइटकॉइन के बारे में है वो ये है कि ये लोगों की मुद्रा है। तो इसका मतलब क्या है ना। जब मैंने पहली बार लाइटकॉइन लॉन्च किया था तो मैंने इसे बिटकॉइन के सोने के मुकाबले चांदी कहा था। सही कह रहे हैं, है ना। देखिए, मेरे लिए सोना साधारण धातु नहीं है, बल्कि यह तो राजाओं की मुद्रा के समान है, बहुत ही अनमोल, और चांदी लोगों की मुद्रा है। तो यही मेरा सोचने का तरीका था। ये ऐसी मुद्रा है जिसे इस्तेमाल करना आसान है, खर्च करना सस्ता है, और हर कोई इसका स्वागत कर सकता है ना। तो मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि लाइटकॉइन लोगों की मुद्रा ही रहे। इस बारे में एक बात यह है कि समुदाय बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि आप सभी इससे सहमत होंगे। लाइटकॉइन के पास इस क्षेत्र में सबसे अच्छे समुदायों में से एक है, सबसे कम विषाक्त समुदाय। और मैं इस बात पर बहुत गर्व महसूस करता हूँ, है ना। मुझे लगता है कि ये वही चीज़ है जिसे मैं शुरू से ही बढ़ावा देना चाहता था। मैं चाहता हूँ कि लाइटकॉइन सबका हो, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सके, और इसी तरह से यही मेरा जीवन का तरीका है ना। ये लोगों की मुद्रा है। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र के लिए भी ज़रूरी है कि यहाँ ऐसे लोग हों जो दूसरों का स्वागत करें। हम मैक्सिमलिस्ट नहीं हैं, हम लाइटकॉइन मैक्सिमलिस्ट नहीं हैं। हम अन्य कॉइनों से नफरत नहीं करते, हालांकि कुछ कॉइन ऐसे हैं जो वाकई में थोड़े परेशान करने वाले हैं। बस मजाक कर रहा हूँ। और हाँ, दूसरी बात जो मेरे लिए वास्तव में बहुत मायने रखती है वह है निष्पक्षता, क्योंकि निष्पक्षता ही सब कुछ है। सच कहूँ तो निष्पक्षता मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह वही चीज़ है जो लाइटकॉइन में शुरू से ही समाहित है। जब मैंने लाइटकॉइन लॉन्च किया तो मैंने ये सुनिश्चित किया कि लॉन्च पूरी तरह से निष्पक्ष हो। लाइटकॉइन से पहले कुछ कॉइनों में प्री माइनिंग होती थी, लोग छुप कर माइनिंग करते थे, जैसे स्टेल्थ माइनिंग या छुपी माइनिंग। मैं ये चाहता था कि ऐसा ना हो। जब मैंने इसे लॉन्च किया तो सभी के लिए माइनिंग डिवाइस को टेस्ट करना आसान बना दिया। तो हर किसी के पास CPU था, जिससे यह लोगों की मुद्रा बन गई।
और फिर लॉन्च के समय मैंने कुछ कोड के हिस्से पोस्ट किए जिन्हें लोग बस अपने ऐप या माइनर में पेस्ट कर सकते थे और वह तुरंत ही लाइटकॉइन की माइनिंग शुरू कर देता था। तो हर किसी को लाइटकॉइन की माइनिंग शुरू करने का एकदम पहले दिन लॉन्च के समय से ही निष्पक्ष मौका मिला। मैं भी वैसा ही था, है ना। मैंने यह सुनिश्चित किया कि एक संस्थापक के तौर पर मुझे किसी और पर कोई विशेषाधिकार ना मिले। मैंने भी बाकी सभी की तरह माइनिंग की और एक्सचेंज से सिक्के खरीदे जैसे बाकी लोग करते हैं। तो निष्पक्षता बहुत महत्वपूर्ण है और लोगों की मुद्रा होने के नाते मैं यह भी सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हर कोई समिट में शामिल हो सके, है ना। इसलिए मैंने जोर दिया, असल में पूरी टीम ने जोर दिया कि लाइटकॉइन समिट की टिकट की कीमत सस्ती होनी चाहिए, है ना। हम नुकसान उठा सकते हैं लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना था कि हर कोई शामिल हो सके, है ना। और सच कहूँ तो हर लाइटकॉइन समिट की तरह फाउंडेशन इसमें बहुत पैसा लगाता है। ये फाउंडेशन के लिए घाटे का सौदा है लाइटकॉइन समिट आयोजित करना, लेकिन हमें लगता है कि इसे आयोजित करना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, इसलिए हमने इसे बहुत सस्ता रखा। टिकट की कीमत $44 रखी गई है। हर कोई एक ही कीमत चुकाता है, जबकि बिटकॉइन समिट या बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में टिकट की कीमत लगभग $1000 होती है ना। यहाँ किसने बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में भाग लिया है? ऐसा अनुभव। अत्यधिक भीड़ भाड़ वाला, बहुत ही व्यस्त स्थान। व्यस्त, हाँ खैर। वे फिर से टिकट मुफ्त में दे रहे थे। हाँ खैर, ऐसा होता है और हम कुछ अलग करना चाहते हैं। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हर कोई शामिल हो सके और हम वापस भी देना चाहते हैं। हर साल की तरह हमारे पास कुछ शानदार कलेक्टिबल्स, शानदार स्वैग्स देने के लिए होते हैं। कुछ साल पहले वह एक बैले वॉलेट था। पिछले साल हमने एक बैले कॉइन दिया था और इस साल हमारे पास कुछ वाकई बहुत खास है, कुछ ऐसा जिस पर मुझे बहुत गर्व है। ये इसे एक लाइटकॉइन समिट कार्ड है। आप सभी को ये अपने स्वैग बैग्स में मिला होगा। किसने अपना लाइटकॉइन समिट कार्ड खोला है? तो क्या आप कृपया इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं? जब हम कार्ड की बात करते हैं तो उसमें एक बेस कार्ड होता है ना। कृपया समझाइए कि यह बेस कार्ड क्या है और इसका क्या महत्व है। और एक चेस कार्ड भी है। कुछ चेस कार्ड्स हैं। एक है आइस ब्लू होलो कार्ड, जो हल्के नीले और चमकदार रंग का है। इसकी सतह पर हल्की सी चमक दिखाई देती है, जिससे यह कार्ड देखने तो ऐसे कुल मिलाकर सिर्फ इच्छा फॉर ही हैं। हाँ, अपने कार्ड्स खोलिए और देखिए आपको क्या मिला है। एक है जो कॉस्मिक ऑरेंज है। ये कुछ बिटकॉइन जैसा है। 21 कॉस्मिक ऑरेंज कार्ड्स हैं। और फिर एक है इन्फिनिट ब्लैक कार्ड। उस कार्ड का सिर्फ एक ही पीस है और हो सकता है आप में से किसी को वह एक का एक कार्ड मिल जाए और वह कमाल होगा, लेकिन वह कहीं ना कहीं मौजूद है। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि सब कुछ बहुत ही निष्पक्ष हो, है ना। तो वह कार्ड जिस पर लाइटकॉइन समिट लिखा है, टैग है और निष्पक्षता के लिए मेरे पास भी एक है, जैसे आप लोगों के पास है। और वह कुछ भी हो सकता है, जैसे वह ब्लैक कार्ड भी हो सकता है। और अगर वह ब्लैक कार्ड निकला तो सबको लगेगा कि मैंने धोखा किया और खुद को ब्लैक कार्ड दे दिया। धांधली, हाँ, लेकिन मैं सुनिश्चित करता हूं कि सब कुछ निष्पक्ष हो, है ना। मैंने टैग से कहा सब कुछ रैंडमाइज कर दो, मुझे मत बताना कि ब्लैक कार्ड या कोई भी कार्ड कहाँ है, बस सारे कार्ड दे दो। यही मिला। मुझे बिल्कुल नहीं पता ये क्या है। अब मैं इसे खोलूंगा और देखूंगा कि ये क्या है। आप लोगों को क्या लगता है ये क्या है? काला। क्या? ब्लैक कार्ड। ये एक बेस कार्ड है वैसे दरअसल तो। हाँ, थोड़ा सा आप देख सकते हैं। वाह, असल में बेस कार्ड ही सबसे अच्छा दिखने वाला है मेरी राय में। नहीं, सच में मेरा मतलब है कि ये सबसे रंगीन है। ये बैंगनी रंग वाला है, ये सबसे अच्छा दिखने वाला है। और हम ये वेगास है ना। अगर आप जुआ खेलना चाहते हैं तो हम अपने बूथ पर समिट के अतिरिक्त कार्ड भी बेच रहे हैं, अगर आप खरीदना चाहें। और काले कार्ड को पाने के लिए शुभकामनाएं। तो क्या किसी के पास नीला कार्ड है? ओह बढ़िया, बधाई हो। तो ये 84 में से एक है। क्या किसी के पास नारंगी कार्ड है? ना, वह दुर्लभ है। किसी के पास काला कार्ड है? कोई नहीं, ठीक है। वैसे भी तो लोगों की मुद्रा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? वह है निष्पक्षता, है ना। मैं इसको बहुत महत्व देता हूं। यह मूल सिद्धांत है। सभी चीजें, सब कुछ निष्पक्ष होना चाहिए।
जैसे कोई प्रीमाइन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वरना ये लोगों की मुद्रा नहीं होगी अगर मैं 1 मिलियन लाइटकॉइन प्रीमाइन कर लूं। और दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि विकेंद्रीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, और वह क्यों है ना? विकेंद्रीकरण में खास बात क्या है? यह कि यह ज़रूरी है कि लोगों के पास इस पैसे पर नियंत्रण हो। ये न तो सरकार के नियंत्रण में है, न किसी कंपनी के, न ही मेरे नियंत्रण में, है ना? अगर मैं कल यह तय करूं कि मैं अपने लिए 1 मिलियन अतिरिक्त लाइट कॉइन छापना चाहता हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से हर कोई कहेगा, चार्ली दूर हो जाओ, जैसे हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते और ऐसा हो जाता है, तो यह वास्तव में वह विकेंद्रीकृत मुद्रा नहीं है जिसके लिए हम सब यहाँ हैं, है ना? तो हाँ, और ये वही चीज़ है जिसमें एथीरियम असफल रहा। एथीरियम इस परीक्षा में 2016 में असफल हो गया जब उन्होंने एक हार्ड फोर्क किया। मुझे नहीं पता कि आप लोग ये कहानी जानते हैं या नहीं, ये तो जैसे बहुत पहले की बात है ना? 2016 यहाँ कौन था 2016 में? कुछ लोग तो, आपको डीओ फोर्क याद है ना? किसी ने लगभग $100 मिलियन की एथीरियम एक विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठन से चुरा ली थी, और फिर फाउंडेशन ने यह महत्वपूर्ण फैसला किया। विटालिक उस समय फाउंडेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे, और भी उन्होंने ये फैसला किया कि एक हार्ड फोर्क किया जाए, चोरी हुए पैसे को वापस लिया जाए और उन लोगों को लौटा दिया जाए जिनका पैसा चुराया गया था। और मेरा मतलब है, दरअसल मुझे सच में लगता है कि ये कुछ हद तक ये सही कदम जैसा ही लगता है, लेकिन वास्तव में ये एक गलत मिसाल कायम करता है ना? जहां एक छोटा सा समूह जो कि सीमित संख्या में लोग होते हैं, किसी से पैसा लेकर किसी और को दे सकता है ना? ये सोचने वाली बात है। वे महत्वपूर्ण निर्णायक बन गए, और एक तरह से अगर आप गौर करें तो ये तय करने वाले बन गए कि किसे कितना पैसा मिलना चाहिए, जो कि विकेंद्रीकृत मुद्रा का उद्देश्य नहीं है। तो हाँ, तो मेरे लिए लाइट कॉइन पैसे के बारे में है ना? पैसे का एक बेहतर रूप, खरीदने की शक्ति को बनाए रखना, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये निष्पक्षता के बारे में है, और लोगों की मुद्रा के बारे में है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सोचें कि लाइट कॉइन आपके लिए क्या है ना? ये अलग अलग लोगों के लिए अलग होता है। जैसे शायद आपके लिए ये एक निवेश है जो ठीक है, लेकिन ये दूसरों के लिए कुछ और हो सकता है, तो इस पर बात करना ज़रूरी है। जैसे असल में ये है क्या? जैसे आप यहाँ किस लिए हैं? ये सब किस बारे में है? तो मैं इस बातचीत को एक दिलचस्प कहानी के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ। 2012 में मैंने बिटकॉइन मैगज़ीन में निवेश किया था। क्या आप लोग जानते हैं कि बिटकॉइन मैगज़ीन क्या है? हाँ, तो 2012 में ये शायद 2012 की शुरुआत में शुरू हुआ था बिटकॉइन मैगज़ीन। वे हर महीने एक बिटकॉइन मैगज़ीन जारी करते हैं। मुझे उस समय लगा कि बिटकॉइन के लिए ये अच्छा है कि इस मैगज़ीन का समर्थन किया जाए, जो बिटकॉइन को बढ़ावा देने में मदद करती है। और मुझे लगता है कि जो बिटकॉइन के लिए अच्छा है, वह जो बिटकॉइन को प्रमोट करने के लिए अच्छा है, वह क्रिप्टो करेंसी स्पेस के लिए भी अच्छा है ना? तो मैंने उस मैगज़ीन में निवेश किया। असल में उस समय मैगज़ीन में मैनेजर थे, वह थे मैनेजर मिहाइल लीसी, और साथ ही हेड राइटर भी थे। कौन जानता है कि मैगजीन का हेड राइटर कौन है? कोई? विटालिक? हाँ, एक युवा लड़के जिसका नाम विटालिक बुटेरिन है, उसके द्वारा, है ना? उस समय वह सिर्फ एक तकनीकी लेखक था, तो वह था मैंने विटालिक से उसी समय मुलाकात की थी जब मैंने मैगजीन में निवेश किया था। वह एक शानदार इंसान है ना? वह बहुत होशियार है और वह एक बेहतरीन तकनीकी लेखक भी है। जैसे बिटकॉइन मैगजीन में जो लेख थे, वे वाकई बहुत अच्छे से लिखे गए थे। तो मैंने कंपनी में निवेश किया। मेरे पास बिटकॉइन मैगजीन का लगभग 15% हिस्सा है। मैंने $10,000 निवेश किए थे। ये बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं। शायद आप में से कुछ लोगों के लिए ये बहुत पैसे हो सकते हैं, ये बहुत पैसे हो सकते हैं, लेकिन उस समय मेरे लिए ये काफ़ी बड़ी रकम थी। अगर आप सोचें तो 2012 के अंत में बिटकॉइन की कीमत $10 थी, और मैंने बिटकॉइन की बजाय बिटकॉइन मैगजीन में $10,000 निवेश किए थे। खुद हिसाब लगा लीजिए। तो लेकिन ये अच्छा था, है ना? इसने मदद की, इसने बिटकॉइन को अपनाने में मदद की, और इस क्षेत्र को भी फायदा हुआ। तो मेरी जो कहानी है वह 2020-2014 की है। उस समय बिटकॉइन मैगजीन थोड़ी मुश्किल में थी,
मेरा मतलब है वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी, उस पर काफ़ी कर्ज था और हम कोई रास्ता तलाश रहे थे। तो किसी ने हमसे निवेश के लिए संपर्क किया और वह व्यक्ति था डेविड बेली। क्या आप लोग जानते हैं कि डेविड बेली कौन है? डेविड बेली उस समय वह चलाते थे, उनके पास एक मैगजीन थी जिसका नाम था वाई बिटकॉइन बीटीसी मीडिया, सही है। अब वह बगल में चल रही उस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करते हैं, है ना। डेविड बेली बिटकॉइन इनक्यूबर्स के सीईओ हैं। जो बगल में चल रही बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं। तो बिटकॉइन डेविड बेली ने हमसे संपर्क किया और कंपनी खरीदने के लिए $50,000 की पेशकश की। कंपनी पर काफ़ी कर्ज था, $50,000 से भी ज़्यादा कर्ज। तो सारी रकम उस कर्ज को चुकाने में चली जाती और निवेशकों को कुछ नहीं मिलता, लेकिन इससे कंपनी बच जाती है ना। बिटकॉइन मैगजीन फिर भी अस्तित्व में रहती। तो निवेशक इसके लिए तैयार थे। सभी निवेशकों के पास कंपनी का 6% हिस्सा था। मिहाई के पास 25% था, विटालिक के पास 15%। तो निवेशक ठीक थे, जैसे मैं ठीक था। मुझे अपनी निवेश राशि खोने का कोई मलाल नहीं था। मुझे लगा कि बिटकॉइन मैगजीन का आगे बढ़ना ज़रूरी था, और जाहिर है डेविड बेली ने बिटकॉइन मैगजीन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और उसे अपने मीडिया साम्राज्य में बदल दिया। लेकिन एक बात थी, विटालिक और मिहाई खुश नहीं थे, है ना। उन्होंने मैगजीन में बहुत मेहनत और पसीना बहाया था और वे चाहते थे कि उन्हें इसका कुछ मेहनताना मिले, है ना, क्योंकि वे अपनी संतान को यूं ही बिना कुछ पाए बेचना नहीं चाहते थे, है ना। तो लेकिन बाकी सभी निवेशक इसके लिए तैयार थे। मैं दुविधा में था और मुझ पर दबाव डाला जा रहा था कि मैं इस सौदे पर हस्ताक्षर करूं। अगर मैंने इस सौदे पर हस्ताक्षर कर दिए तो 60% की मंजूरी मिल जाती और ये सौदा हो जाता। लेकिन मैंने मिहाई और विटालिक से बात की और उनकी कहानी सुनी और मुझे लगा कि यह सही नहीं है ना। ये उनके लिए सही नहीं था कि उन्हें कुछ भी ना मिले। तो मैंने वास्तव में इस सौदे को रोक दिया ताकि सभी को फिर से बातचीत की मेज पर लाया जा सके और कुछ ऐसा तय किया जा सके जो ज्यादा न्याय संगत हो, है ना। आखिरकार मिहाई और विटालिक को इस सौदे से $10,000 मिले। बाकी रकम कर्ज चुकाने में चली गई और सौदा हो गया। मैं आपको यह कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इसी सिद्धांत पर चलता हूं, है ना। न्याय संगत होना, है ना। हर चीज को उसे न्याय संगत होना चाहिए। लोगों को उचित रूप से मुआवजा मिलना चाहिए। हमें सिर्फ इसलिए किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए क्योंकि हम कर सकते हैं। मेरे लिए ये कहना बहुत आसान था, ठीक है जो भी हो सौदे पर साइन कर दो, बाकी सबने भी किया। लेकिन मैंने अपनी बात पर डटे रहना चुना और मुझे लगा कि यही सही है। और हाँ, ये इतिहास का एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे ये घटना हुई, डेविड ने अब बिटकॉइन मैगजीन को लिया और सच में उसे एक बड़ा मीडिया साम्राज्य बना दिया। और विटालिक ने, मुझे लगता है उसे $3,000 मिले। ये बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन वह उस समय एक छात्र था, तो उसके लिए $3,000 शायद काफ़ी अच्छी रकम रही होगी और उसने वह पैसा एथेरियम में लगा दिया। शायद अगर वह सौदा नहीं होता तो एथेरियम का अस्तित्व ही ना होता, कौन जानता है। तो हाँ, ये एक छोटी सी दिलचस्प कहानी है जो शायद सभी को सुनने में रुचि होगी। हाँ, आज के लिए मेरे पास बस इतना ही है, मुझे लगता है। धन्यवाद। मैं लाइटकॉइन समिट को लेकर बहुत उत्साहित हूँ। बहुत से लोगों ने इसमें बहुत मेहनत की है। सभी स्वयंसेवकों और मदद करने वाले सभी लोगों और समिट को प्रायोजित करने वाले सभी प्रायोजकों का धन्यवाद। यह आप सभी के बिना संभव नहीं होता और लाइटकॉइन का समर्थन करने वाले लोगों के बिना भी यह नहीं हो पाता। अगर आप समिट में नहीं आ सके तब भी आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है और मैं बस खुश हूँ कि मैं इस यात्रा का हिस्सा हूँ आप सभी के साथ। धन्यवाद।